नमस्कार मेरे साथी डॉक्टर्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आप सबको पता है कि ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ मैं अपने साथी फिजिशियंस की, जिनके पास टाइम नहीं हो पाता नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से। तो कैसे क्विक गाइड एक प्रकार से मेरी वीडियोस के ले सकते हैं कि मरीज आया, 2 मिनट बातचीत करी और 2 मिनट में ही जान लिया कि मरीज की क्या बीमारी है। जरूरी नहीं कि पर्यटक एग्जामिनेशन किया ही जाए, पर आमतौर पर जाना जा सकता है। तो इसके बारे में आगे बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने कई टॉपिक पर बात करी है। लास्ट वीडियो जो ठीक पिछला वीडियो जो था मेरा, उसमें मैंने बात की थी कि इंटरनल हेमोराइड को उसकी लंबाई या साइज़ के हिसाब से कैसे जाना जाएगा, कैसे उसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा अपने पर्चे पे या प्रिस्क्रिप्शन पे या फाइल पे। अब हम बात करेंगे मस्से के नॉमेनक्लेचर के लिए कि उसको हम, ये मेरी अपनी टेक्निक है बात काम करने की, मैं कैसे करता हूँ मैं वही शेयर कर रहा हूँ। ये शायद आपको किसी बुक में या फिर किसी लिटरेचर में शायद ना मिले आपको, पर मैं जो कर रहा हूँ उस हिसाब से कर रहा हूँ कि पेशेंट का जो हेमोराइड है 1 2 3 बात की बात हो गई, पर उसकी चौड़ाई की वजह से उसने एनस का कितना सर्कमफ्रेंशियल एरिया घेर रखा है। जितना ज़्यादा एरिया घेर रखा वो इसलिए करना पड़ता है कि जितना ज़्यादा बड़ा होगा मस्सा, चौड़ा होगा मस्सा, ऊंचा नहीं, मतलब मस्सा जितना ऊंचा नहीं, जितना चौड़ा होगा एनस में, जितना ज़्यादा एरिया से कवर कर रखा होगा, तो पोस्ट ऑपरेटिव वुंड उतना ही बड़ा बनेगा। जितना बड़ा वुंड बनेगा उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी, जितनी ज़्यादा बड़ा वुंड होगा उतनी ज़्यादा समय लेगा वो हीलिंग करने के लिए। और क्योंकि आपको पेशेंट को, हमको तो बताना ही पड़ता है पेशेंट को कि भाई तुम्हारा ऑपरेट करेंगे हम, क्षार सूत्र करेंगे, फिर जो भी करेंगे, उसके बाद में आपको घाव बनेगा जो कि इतने दिन में भरना स्टार्ट होगा। तो कितने दिन में भरना स्टार्ट होगा ये भी हमको बताना, डिस्कस करना पड़ता है कि कब आपको आराम आएगा। तो उसकी चौड़ाई के हिसाब से हमको जो वीडियो बनाना, वो उसका जो डायग्नोसिस करनी होती है, तो इस प्रकार से करते हैं कि एनस के सर्कमफ्रेंशियल एरिया, आप एक इमेजिनरी लाइन बनाइए कि आपने एनस के 4 हिस्से कर दिए हैं 90 डिग्री के हिसाब से या 180 के हिसाब से 2 लाइन बना लीजिए। 90 डिग्री के हिसाब से 4 हिस्से या फिर 180 के हिसाब से 2 हिस्से बना लीजिए। अब बात करेंगे इमेजिनरी लाइन क्यों बनाई और उसका क्या पर्पस था। यदि मस्सा इतना चौड़ा है, इट डजेंट मैटर कि ग्रेड 2 का है, 3 का है या 4 का है। हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे ग्रेड 3 के मस्से का, क्योंकि वही मस्सा आपको पेशेंट बताएगा कि निकल के आता है 3 या 4। तो अगर किसी पेशेंट की ग्रेड 3 का मस्सा है, 1 2 3 बात की बात हो गई, वो आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ हेमोराइड लिखने पड़ेंगे। तो अगर ग्रेड 3 का मस्सा है और उस मस्से ने एनस की सर्कमफ्रेंस का अप टू 25% एरिया कवर कर रखा है, मतलब 1 2 4 5 10% लेकर के 25% तक एरिया कवर कर रखा है, मतलब एनस का 1/4 हिस्सा कवर कर रखा है, तो डेट विल कॉल ग्रेड ए। मतलब जो हमने ग्रेड 3 का मस्सा लिया था जो कि निकल के अंदर से बाहर आता है, उसका नाम रखेंगे हम लोग। यदि वो 25% तक एरिया कवर करता है सर्कमफ्रेंस का, तो नाम लिखेंगे ग्रेड 3A, मतलब G3A, मतलब वो मस्सा जो अंदर से निकल के बाहर आता था वापस चला जाता था, जो कि एरिया एनस का 25% से कम कवर कर रहा है, G3A होगा। जो मस्सा, अब बात करेंगे आगे बी की, जो मस्सा 50% तक एरिया कवर कर ले रहा है, चाहे वो 2 मस्से मिलके कर रहे हों या फिर एक ही मस्सा क्यों ना कर रहा हो। अधिकतर एक मस्से की बात करेंगे कि इतना एरिया कवर करता है, पर आमतौर पे सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कोई भी मस्सा हो बी पे नहीं पहुंचता। 1 2 3 मस्से अगर हैं तो कितना हमको, मान लो 3 मस्से भी हैं तो कितनी एनस कट के कितने बड़े बड़े घाव बन के कितना बड़ा एरिया ख़राब होगा पेशेंट का, कितने में वुंड बनेंगे, वो एक हमको अंदाजा लगाना पड़ता है। तो ग्रेड बी मतलब एनस की सर्कमफ्रेंस का अप टू 50% एरिया अगर मस्सों ने घेर रखा है तो वो ग्रेड बी कहलाएगा। जैसे कि ग्रेड 3 के मस्से अगर हैं, नंबर ऑफ हेमोराइड अलग बात है कितने हेमोराइड थे, ग्रेड 3 के अगर हेमोराइड हैं जो, तो हम लिखेंगे G3B, मतलब वो मस्सा जो अंदर से निकल के बाहर तो आता है पर अपने आप चला जाता है, लेकिन उन मस्सों ने, उस पाइल्स के मस्सों ने एनएस का 50% तक का एरिया कवर कर रखा है। तो मतलब जब हम ऑपरेट करेंगे तो लगभग 50% एनएस में वुंड बनेगा। अलग अलग छोटे छोटे वुंड भी हो सकते हैं 2 3 जगह, क्योंकि 2 3 मस्से अगर हैं तो। अब आगे बढ़ेंगे सी की ओर। तो ग्रेड सी का मतलब हुआ वे मस्से जो 2 3 4 जो भी नंबर ऑफ हेमोराइड है वो बात की बात है, जिन्होंने एनएस का 50% से ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है। इट डजेंट मैटर कि 75% है, 80% या 100% है,
50% से ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है। मतलब अगर आप या प्रोक्टोलॉजिस्ट अगर उसको ऑपरेट करते हैं, चाहे वो सर्जरी करें, चाहे वो एम्ब्रियोटॉमी करें, चाहे वो क्षार सूत्र करें, या जो भी वो टेक्निक अपनाते हैं, IR का कोगुलेशन करते हैं, जो भी करते हैं वो अपनी अपनी चॉइस है। वो जब करेंगे तो उनको ANS का 50% से ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। जब मस्से हटेंगे तो लगभग 50% से ज़्यादा ANS के अंदर वुंड हीलिंग होगी, अल्सरेशन पैदा हो जाएगा, मस्सों के हटने के घाव बन जाएंगे। तो वे मस्से जो कि इतने बड़े हैं या फिर मल्टीपल मस्से हेमराइड होने की वजह से एरिया जो कवर हो रहा है, तो मोटी बात हो गई कि यदि 50% से ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है हेमराइड ने, तो डेट विल बी कॉल्ड GC, मतलब ग्रेड C। तो इसका नाम कैसे रखेंगे? G3C। मतलब वे मस्से जो अंदर से निकल के बाहर तो आते हैं और अपने आप अंदर चले जाते हैं, उन्होंने अगर ANS का 50% से ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है, तो वो हो गया G3C। अब बात करेंगे D की। D में मस्से की साइज से कोई मतलब नहीं, लंबाई चौड़ाई से। D का मतलब सिर्फ इतना सा डिनोट करना है कि मस्से में कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन एड ऑन हो रखी है। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन मतलब आपने देखा, आपके मन में शक हुआ, या फिर आपने FNC कराई, या फिर आपने कोलोनोस्कोपी कराई, कुछ भी कराया, वो मस्सा ग्रेड 1 2 3 का कोई भी हो सकता है। तो उसमें एड ऑन प्रॉब्लम का अर्थ ये है मेरा कि यदि आपको लगता है कि मस्से में मेलिग्नेंसी के चांसेस हैं, या हो रखी है, या उसमें फाइब्रोसिस हो रखी है, उसमें सिस्ट बन रखे हैं, एक ही मस्से में जैसे गोभी होती है कि नीचे से पतली ऊपर से मोटी, ऊपर बहुत सारी उसमें ब्रांचेस होती हैं, एक ही मस्सा है, ये रूट में एक जड़ निकली, आगे चल के फूल गया, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मस्से हो गए, ठीक। तो इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स बन गई हैं, यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर ऐड ऑन है मस्से में, तो हो गया D। तो मान लीजिए कि ग्रेड 3 का मस्सा है जिसमें कि कोई कॉम्प्लिकेशन ऐड ऑन हो रखी है, मैलिग्नेंसी या फाइब्रोसिस कुछ भी हो रखा है, तो हम लिखेंगे D। मतलब वो मस्सा जो ANS से अंदर से निकल के बाहर आता है, वापस अंदर चला जाता है, ग्रेड 3 का, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन एडेड है, तो लिखेंगे G3D कि मस्सा अंदर से बाहर आता है, चला जाता है, और उसमें साथ में ये फलानी कॉम्प्लिकेशन है। जब D लिखेंगे, ध्यान रखना है कि हमको जो अगर हमको कुछ लगता है OPD पे, तो वो, या फिर हमने कोई पैथोलॉजिकल या जांच कराई है, या फिर उसके हमने कोई कोलोनोस्कोपी कराई, उसमें जो रिपोर्ट लिखी है, तो वो भी नीचे नोट डाउन कर दें, ताकि आपके पास पेशेंट कभी लौट के आता है तो आपको भी पता हो। और जब पेशेंट कहीं और सर्जन के पास अगर जाता है ऑपरेट कराने, जब आप भेजते हो कहीं, अभी कोई और आपने नहीं भेजा, कहीं और भी चला गया सर्जरी कराने अगर जाता है, तो वहाँ का पेशेंट जब सर्जन देखता है कि डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी डायग्नोसिस बना के भेजा है, तो वो भी अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आप जिस फिजिशियन के पास गए थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आपकी गोली देख के बता दिया बीमारी क्या, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमको अंदाजा था। तो इस प्रकार से हो गया ग्रेड 1 2 3 की बात पिछले वीडियो में करी, ग्रेड ABCD की बात हम इस वीडियो में कर ली। अब अगले वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे पाइल्स के बारे में जो कि रेयर होता है पर बहुत तकलीफदेह होता है, उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो की। मेरे साथी डॉक्टर्स का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, उनसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन अगर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या मुझसे व्हाट्सएप से या ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। एक आखिरी की बात हर वीडियो में दोहराता हूँ, फिर से दोहराऊँगा कि मेरी ये वीडियोस केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक उनकी प्रैक्टिस में गाइडलाइन देने के लिए है।